Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 30th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 30 जनवरी 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन अपने समय पर प्रेजेंट है, नीचे लाइव चैट के अंदर ज़रूर से इसके बारे में मेंशन करना। बाकी इस लेक्चर में हम लोग डेली बेसिस पर मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइममिट जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी डिटेल से कवर करते हैं। एक बात और, वीडियो का अगर आप एंड मिस करके जाते हो तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। वीडियो का अंत आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि जो भी आप पूरे लेक्चर में पढ़ोगे उसका टेस्ट आपको वीडियो के लास्ट में देना है। आपको एक टेस्ट सीरीज दी जाएगी, उसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद में आपका कितना स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। डेली बेसिस पर 500 से ज़्यादा लोग अपना स्कोर लिखते हैं, तो आप भी इसके अंदर ज़रूर से पार्टिसिपेट करना। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन आगे यूपीएससी लगा देना, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। मेरा प्रोफाइल मिलेगा, 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, क्योंकि जितना अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा उतने ही सही क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप वीडियो के अंदर कंसंट्रेशन बनाए नहीं रखते हो। 40-50 मिनट की बात है, इतना कंसंट्रेशन हमें बनाना आना भी चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल बात करता है पेंटेड बैट के बारे में। तो इस चमगादड़ का पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, थंबनेल पर भी है। इसको हम लोग पेंटेड बैट के नाम से जानते हैं। तो ये अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आया। तो न्यूज़ क्या है, देखो हर एक आर्टिकल में जो ऊपर आपको ये ब्लू कलर का पैरा दिखेगा, यह है हमारी करंट न्यूज़ की खबर क्या है। और बाकी जो इसके नीचे का डेटा देखने को मिलेगा वो है आपका स्टैटिक डेटा है, यानी जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। यानी वीडियो करंट प्लस स्टैटिक दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो न्यूज़ यहाँ पर यह कि हाल ही में एक रेयर यानी बहुत कम ही से देखने वाला ऑरेंज कलर का चमगादड़ देखने को मिला। इसको हम लोग पेंटेड बैट के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहाँ पर देखने को मिला, एक बनाना प्लांटेशन था, केले की खेतीबाड़ी चल रही थी, खासकर छत्तीसगढ़ के कंगार वैली नेशनल पार्क के अंदर में। अब ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है ये वाला नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में बस्तर रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। बस्तर रीजन काफ़ी न्यूज़ में रहता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में अभी यहाँ पर ये चमगादड़ देखने को मिला, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो जैसे ही आप लोग इस न्यूज़ को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहली बात तो पेंटेड बैट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे इसका IUCN स्टेटस वगैरह, ये बातें पता होनी चाहिए। दूसरा, कांगेर वैली नेशनल पार्क चर्चा में ये भी पता होनी चाहिए। तो करंट इशू तो ये हो गया, यहाँ से एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसका स्टार्टिंग डेटा यानी बैकग्राउंड डेटा कवर करना होगा। जब हम लोग बात करते हैं पेंटेड बैट की, तो पहली चीज़ तो आखिरकार ये पाया कहाँ पे जाता है। मतलब मैंने आपको बताया कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर रिसेंटली देखने को मिला, लेकिन ये रहता किस प्रकार से, कहीं पर भी एक अनयूजुअल तरीका रहने का। ठीक है, कोई घोंसला हो गया वहाँ पर रहता हुआ नजर आता है, कभी कभी जो पेड़ के खासकर केले के पेड़ के पत्ते होते हैं वहाँ पर रहता हुआ नजर आता है। तो कहीं पर भी अपने यहाँ बसेरा जो है ना वो बना लेता है, कहीं पर भी अड्डा बना लेता है। ठीक है, जो हॉकर चिड़िया है ना उसी की तरह ये नज़र आता है। लगभग आप कह सकते हो लटका लटका, या जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे रहता जो कीड़े मकड़े होते हैं उनको पकड़ता रहता है, उनको खाता रहता है ये चमगादड़। अब ये चमगादड़ जनरली कहाँ पे पाया जाता है, बांग्लादेश हो गया, ब्रुनेई, बर्मा यानी म्यांमार, उसके बाद में कैम्बोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे। इन सारे देशों के अंदर ये वाला बैट पाया जाता है। अब इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल यहीं से बनना है। तो इसको कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN की नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा है, यानी कि ये बिल्कुल खतरे के करीब है। इसकी संख्याएं लगातार कम हो रही हैं, तो खतरे के बिल्कुल पास में है, इस वजह से नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में हम लोगों ने इसको रख रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ आपने रटनी होगी। तो ये हमने आर्टिकल का कवर किया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमने जानना होगा कांगेर वैली नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, इसको कांगेर वैली या गाती नेशनल पार्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये जो नेशनल पार्क है ना, इसका नाम कांगेर पड़ा कहाँ से,
इसके पीछे का रीज़न है, रीज़न यहाँ पर यह है कि इस नेशनल पार्क से एक नदी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं कांगेर नदी। ऐसे कई सारे नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से जो बड़ी नदी बहती है ना, उसी नदी के नाम पर उनका नाम रख दिया जाता है, उस नेशनल पार्क का नाम रख दिया जाता है। तो ये जो नेशनल पार्क है इसका नाम कहाँ से आया है? कांगेर नदी से। ध्यान रखना, कांगेर एक रिवर है जो कि पूरी तरह से यहाँ पर बहती है इस नेशनल पार्क के अंदर में। बाकी इस नेशनल पार्क में कई सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे फ्लोरा की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो साल, सौगौन, देन टीक, बैम्बू ट्रीज, ये सारे पेड़ों की प्रजातियां भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं। फौना की बात करें यानी जानवर की, तो बस्तर मैना, तो ध्यान रखना बस्तर रीजन में स्थित है, इस वजह से यहाँ की जो मैना है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पीशी है, बस्तर मैना के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपसे डेफिनेटली सवाल बन सकता है, ये कुछ एक्सेप्शनल चीज़ है, हटकर चीज़ है। यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो ये खंगेर वैली नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं, बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती हैं, और उन गुफाएं की एक फीचर है, क्या है, वहाँ पर आपको स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। क्वेश्चन ये है कि सर ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट होता क्या है, आओ थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, इसको समझना। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी गुफाएं हैं, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कुछ ऐसी पुराने ज़माने की गुफाएं देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो ये पानी निकल रहा है, पानी अंदर घुसा ज़मीन के अंदर, और इस प्रकार से इसने यहाँ पर गुफा बना दिया और दूसरी जगह से पानी निकल गया। तो बीच में जब ये गुफा बन जाती है ना, और ये पानी नीचे नीचे घुसता रहता है ज़मीन के अंदर, ठीक है ना, तो आप लोग देख पाओगे। और जहाँ से इसको ज़्यादा जगह मिली, इसने यहाँ पे गुफा बना दी और यहाँ से पानी जो है दूसरे छोर से निकल कर चला गया। ठीक है, अब बीच बीच में पानी यहाँ पर गिरता रहता है, मतलब घुसने की कोशिश करता है लेकिन गुफा नहीं बना पाता। अब घुसने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ना ये मिनरल से मिलने के बाद में पानी नीचे टपकने लगता है, पूरी तरह से धंस तो नहीं पाता। यहाँ पे आप देख पाओगे तो गुफा बन गई, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, ये मिनरल के साथ में मिलकर नीचे टपकने लगता है। ठीक है, तो इसी से क्या बन जाता है, एक स्टैलेक्टाइट और एक स्टैलेग्माइट। बस क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो स्टैलेग्माइट है ये नीचे से उठता है, स्टैलेक्टाइट ऊपर से उठता है। तो कहोगे ऐसा कैसे? तो जो पानी टपक रहा है ना ज़मीन से अंदर आने के बाद में, बीच में गुफा बन चुकी है, तो यहाँ पे पानी जो टपक रहा है ये क्या है, ऐसे ऊपर से गिर रहा है। कुछ तो यहाँ पे जम जाता है जिसको हम लोग स्टैलेक्टाइट बोलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नीचे गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, इसके ऊपर परत जमती रहती है, जमती रहती है, जमती रहती है, और ये ऊंचा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैलेग्माइट। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो स्टैलेक्टाइट की बात करें क्या है, तो आइसाइकिल शेप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि ऊपर छत से लटक रहा होता है, गुफा की छत से इस प्रकार से लटक रहा होता है। ये कैसे बनता है? पानी, मैंने आपको बताया ना, पानी ऊपर से आया, ज़मीन से अंदर धंसता हुआ रहा है, मिनरल्स के साथ में मिलकर वो फिर टपकने लगता है, और कुछ टपकता है और कुछ यहाँ पर जम जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको स्टैलेक्टाइट देखने को मिलेगा। ज़्यादातर स्टैलेक्टाइट की जो पॉइंट होती है ना, वो बिल्कुल नुकीली होती है, पिन की तरह, टिप्स की तरह। बाकी स्टैलेग्माइट की बात करें तो स्टैलेग्माइट बेसिकली अपवर्ड ग्रोइंग माउंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली ग्राउंड से यानी कि नीचे से निकलता हुआ नजर आएगा। तो कैसे होता है, यहाँ पर काफ़ी सारा जो मिनरल है वो डिपॉजिट होने लगता है। जो ऊपर से पानी ड्रिप हो रहा था ना, गिर रहा था, तो ये जमता रहा, एक के ऊपर एक यहाँ पर इस प्रकार से जमता रहा, और एक आप कह सकते हो ऊपर सा नुकीला सा ये बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं इस डिपॉजिट के अंदर में वो कौन कौन से हैं? ज़्यादातर कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, उसके बाद में आप कह सकते हो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो मिनरल्स के साथ में मिलने के बाद ही ये जम जाता है, और इसी पे हम लोग रिसर्च भी करते हैं, आपको पता होगा, है ना। इसी के बेसिस पर कई सारे एरा हमारे पिछले समय के पता लगाए जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट क्या समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये ऐसी गुफाएं कहाँ पर हैं? ऐसी गुफाएं बहुत ज़्यादा नंबर में आपको देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? इस खंगेर नेशनल पार्क के अंदर में। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है ये भी इस नेशनल पार्क में ही स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है तीरथगढ़ वाटरफॉल के बारे में, ये भी यहीं पर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इतना बस खाली ध्यान रखना, इस आर्टिकल से यहीं से क्वेश्चन बनेगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस आप लिंक कर पाओगे। हम बात करेंगे आईएनएसटीसी के बारे में, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। आपने पहले भी काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा, हमने द हिंदू के अंदर काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। चलो समझते हैं आखिरकार क्या है, न्यूज़ क्या है। खबर यह है कि हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे एक एसोसिएशन किया इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के साथ में, और एक वर्कशॉप रखा है। और वो जो वर्कशॉप है ना, उस वर्कशॉप के अंदर डिस्कस किया गया कि कैसे हम चाहबार पोर्ट को आईएनएसटीसी का हिस्सा बना सकते हैं।
अब जिनको INSTC चाबार पोर्ट के बारे में पता है वो तो काम खत्म हो गया, उनको तो यहीं पे क्लियर हो गया, लेकिन जिनको नहीं पता है अब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो डिस्कशन ये किया गया कि कैसे हम चाबार पोर्ट को INSTC का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगर चाबार पोर्ट INSTC का हिस्सा बनता है तो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो INSTC क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। यह है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नाम से ही काम खत्म हो गया। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ेगा और बीच में ये आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर सकेंगे, यानी कि सामान को ले जाया जा सकेगा और लाया जा सकेगा, है ना, लाया जाया जा सकेगा, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये बहुत आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा इस पर्टिकुलर एरिया में, इसी को हम लोग INSTC बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आज रशिया के साथ में ज्वाइंट होना है, मतलब रशिया के साथ में हमें व्यापार करना है, तो हम लोग कैसे लेकर जाएंगे सामान को? रशिया के साथ में व्यापार करने के लिए देखो कुछ अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक तो यहाँ से जाना पड़ेगा, अरेबियन सी से गुजरते हुए इस प्रकार से मेडिटेरेनियन सी से गुजरते हुए हमें पार निकलना पड़ेगा नॉर्थ सी, फिर नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, देन उसके बाद में यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, यह है रास्ता। यहाँ पे जहाज़ के माध्यम से घूमना पड़ेगा और बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और आपको पता है जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही फ्यूल का खर्चा, उतना ही ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। बात क्लियर हुई? तो कहोगे अब हाँ सही बात है, रास्ता तो लंबा हो गया, इसका कोई सोल्यूशन वगैरह है? हाँ सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है? यही है INSTC। INSTC का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर इंडिया का एक पोर्ट है, मान लो इंडिया का बंदरगाह है मुंबई के अंदर में। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिलेगा, ईरान एक देश है, ईरान का पोर्ट है यहाँ पर बंदर अब्बास पोर्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पोर्ट को हमने बंदर अब्बास से जोड़ दिया, यहाँ से हम सामान यहाँ पे पहुँचा पाएंगे, और ईरान ने यहाँ पर अज़रबैजान के बाकू से जोड़ दिया इसको, यहाँ पे सामान पहुँच पाएगा, फिर ऊपर अस्त्रखान में पहुँच पाएगा, देन उधर मॉस्को यानी रशिया में पहुँच जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग में पहुँच जाएगा। बस खाली बात यह है कि जो पहले वाला रास्ता था ये तो पूरा समुद्र का रास्ता था, यहाँ से जहाज़ से सामान डाला और सीधा यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर आपको सामान चेंज करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो रूट है, एक समुद्र का रास्ता भी है, रेलवे का रास्ता भी है, फिर समुद्र का रास्ता है, फिर रोड का रास्ता है, और पहुँच जाएगा सामान आराम से सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे आप पूरा गोल चक्कर घुमा के जा रहे हो, ये बिल्कुल शॉर्टकट यहाँ पे देखने को मिलता है। जस्ट यही तो है मॉस्को, यहाँ तक हमें सामान को पहुँचाना है। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग को इंडिया से कनेक्ट करता है ये पूरा का पूरा INSTC कॉरिडोर। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब आपको कहे ठीक है इतना समझ में आ गया, चलो अब ये बताओ कि हम लोग चाबार पोर्ट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आओ इस बात को समझते हैं। इस वाले में आपको देखो, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें तो समझ ली हैं। अब चाबार पोर्ट कहाँ पर है? ईरान के अंदर ही है। ईरान के अंदर बंदर अब्बास पोर्ट यहीं पे पास में ही है। सपोज यहाँ पे पास में आपको बंदर अब्बास पोर्ट देखने को मिलेगा, और यहीं बराबर में यहाँ पर चाबार पोर्ट भी हम लोगों ने बना रखा है। ये जो चाबार पोर्ट आपको दिख रहा है ना, ये इंडिया ने ही डेवलप कर रखा है। इस बंदरगाह को हमने इसलिए डेवलप कर रखा है कि हम इस बंदरगाह से ऊपर अफगानिस्तान से निकलकर इस जो सेंट्रल एशियाई देश हैं जो ये 5, इन 5 देशों के साथ में अच्छे से अपना संबंध को बना सके, कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि सर यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट से हम INSTC कॉरिडोर को जोड़ते हैं, इसमें चाबार पोर्ट को भी जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें INSTC कॉरिडोर में चाबार पोर्ट को भी लेकर आया जा सके। और चाबार पोर्ट क्योंकि हम लोगों ने डेवलप किया है तो हम लोग को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, हम अपने हिसाब से काफ़ी सारा काम कर पाएंगे। तो चाबार पोर्ट को इसमें लाने के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि जस्ट पास में ही है ना, बिल्कुल यहीं बंदर अब्बास पोर्ट है, यहीं पर चाबार पोर्ट है, तो इसको भी INSTC कॉरिडोर के अंदर इंक्लूड कर लिया जाए, इसके बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि भारत ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। आओ थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल डेटा समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझा दिया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या होता है? एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है। मल्टी मोडल समझ रहे हो ना? मल्टी मोडल मतलब ये कोई एक वाहन नहीं, यहाँ पर बदलना पड़ेगा। कुछ रास्ता समुद्र का है, कुछ रास्ता रोड का है, कुछ रास्ता रेलवे का है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन। तो एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट है। 3 देशों के बीच में एग्रीमेंट किया गया था। कौन कौन से देश थे? इंडिया, ईरान, रशिया। अब ये जो एग्रीमेंट है कब हुआ था? साल 2000 में। सन 2000 में यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ये कॉन्फ्रेंस बातचीत चल रही थी। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है, रशिया का रोल है और इधर इंडिया का रोल है। इन तीनों को जोड़ दिया। ये हमारे पास पहले वाला रास्ता था, ओल्ड रूट था। अब नया रूट ये हो जाएगा। अभी पूरी तरह से नया रूट लागू नहीं हुआ है ना, अभी हम रास्ता यही वाला अपनाते हैं। हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मजबूत करने के लिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो रास्ता आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया अच्छे से। इस कॉरिडोर में आप देखोगे सी यानी कि समुद्र का रास्ता है, रोड का रास्ता और रेलवे का रास्ता। ये मैं आपको पहले ही 2 बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। बात क्लियर हो गई। चलो जी आगे आते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, इस एग्रीमेंट को बाकी काफ़ी सारे देशों ने अप्रूव किया। जैसे कि
अज़रबैजान, बेलारूस, बुल्गारिया, आर्मेनिया, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रशिया, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, इन सब देशों ने मिलकर यहाँ पर इसको बाद में एक अप्रूवल दे दिया था। इससे यहाँ पर जो समय है ना वो बहुत कम लगेगा, आपस में ये कंट्रीज़ आराम से व्यापार कर सकेंगी, इनको बहुत लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, काफ़ी सारा पैसा ये लोग बचा भी पाएंगे। ठीक है, चाबर पोर्ट के बारे में समझ लो। चाबर पोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है, ये ईरान के अंदर जस्ट स्थित है, गल्फ ऑफ ओमान के पास में। ठीक है, आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, माइक गिर गया यार नीचे। हाँ जी, नाउ अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, जो हमारा टारगेट है 2K+ लाइक्स का, उसको अचीव करवाना है। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है रेड बिल्ड क्वेलिया के बारे में। अब ये रेड बिल्ड क्वेलिया क्या है, आओ थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको बर्ड दिख रही है ना, साधारण सी बर्ड दिख रही होगी, शांति सी, लेकिन इतनी साधारण सी है नहीं जितनी यहाँ पर पिक्चर में दिख रही है। आओ डिस्कस करते हैं। न्यूज़ क्या है पहले ये समझते हैं। हाल ही में यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कीनिया को। देखो कीनिया जो कि एक कंट्री आपको देखने को मिलेगा, इन कीनिया की सरकार ने क्या किया है ना, कुछ एफर्ट्स लगाए हैं। उन्होंने ये कोशिश की है कि हम लोग इन वाली चिड़िया को ख़त्म कर दें, इनको नष्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहाँ की जो फार्म है, वहाँ के जो खेत हैं, उनको यहाँ पर बर्बाद करती नज़र आ रही हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कोई और दूसरा उपाय निकालो, क्योंकि आप ऐसा करते हो, इन चिड़िया को मारते हो, नष्ट करते हो, उनको ख़त्म करते हो, तो कहीं ना कहीं इनकी स्पीशीज़ के ऊपर, इनकी प्रजातियों के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है प्रजातियाँ ख़त्म भी हो जाएँ। इसको लेकर यहाँ पर एक इशू चल रहा था, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। क्या न्यूज़ में है? रेड बिल्ड क्वेलिया, ये यहाँ पर आपको बर्ड के बारे में ध्यान में रखना है। तो कीनिया की सरकार ने इनको मारना स्टार्ट भी कर दिया है और लगभग यहाँ पे टारगेट बना लिया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको मारेंगे। और दुनिया भर की एक सबसे पॉपुलस बर्ड है ये वाली, है ना, सबसे पॉपुलस बर्ड है। इसको हम लोग फीदर्ड लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं। और कीनिया ने सोचा कि देखो एक अच्छा मेथड यहाँ पर यह है। देखो वैसे क्या होता है, अफ्रीका में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना फसलों के अंदर में, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना अफ्रीका के अंदर में, उनको मारने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक फिनथियन का स्प्रे किया जाता है। फिनथियन है जो कि क्या है, एक ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड, यानी कि कीटनाशक है। कीटाणुओं को मारने के लिए यहाँ पर इसको स्प्रे किया जाता है। बट साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो स्प्रे है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इंसानों के लिए भी, साथ ही साथ यहाँ पर जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी, सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये खतरनाक होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इवन यहाँ पर ये जो स्प्रे है ना, इसको रॉटरडैम कन्वेंशन के एनेक्स 2 के अंदर में, एनेक्स 3 के अंदर में लिस्ट किया गया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इस रॉटरडैम कन्वेंशन का मकसद यहाँ पर यह है कि जितनी भी खतरनाक चीज़ें, खासकर जो बहुत जहरीले केमिकल्स हैं जिनका हम लोग कृषि वाले क्षेत्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका रिस्क कम किया जा सके, ये हमारा मकसद है। तो इसके अंदर भी हमने एक भयंकर लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर रखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल तब भी किया जा रहा है और इसके चक्कर में कई सारे बर्ड्स की जान भी जा रही है। और ख़ासकर एक्सपर्ट्स ने इनको यहाँ पे चेतावनी दी है, एक वार्निंग दी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप मिलियंस में इन चिड़िया को मार दोगे तो ख़त्म ही हो जाएंगे आप, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना है। तो इन रेड बिल्ड क्वेलिया के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ की फैक्ट्स आप ध्यान में रख सकते हो। ये जो बर्ड है इसका कलर यहाँ पे बताया गया है, येलो और रेडिश कलर का आपको कलर देखने को मिलेगा। ऊपर से रेड कलर है, नीचे से आपको यहाँ पर यह येलो कलर की नज़र आती है। बाकी ये ध्यान रखना, कंजर्वेशन स्टेटस, IUCN स्टेटस में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में पाई जाती है, यानी कि भरपूर मात्रा में सी संख्या अवेलेबल है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन अगर ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो आने वाले समय में ये भी खत्म हो जाएगी और इसको किसी और कैटेगरी में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी के समय पर लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में नाम ध्यान रखना। बाकी इस चिड़िया के फुट को देखें तो यहाँ पर लंबे से पैर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा शार्प पंजे हैं। इन पंजों से ये क्या करती है, जो घास आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, घास है, जो फसल है उसको उसके बीज समेत उखाड़ लेती है। ये यहाँ पर एक खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है इस चिड़िया के बारे में। दूसरा, इसके विंग्स, ये जो पर हैं बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इन्हीं छोटे परों से बहुत लंबा डिस्टेंस तय कर लेती है। इवन कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े एरिया में माइग्रेट कर जाती है खाने को ढूंढते ढूंढते। तो ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आती है इस चिड़िया के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने वैसे द हिंदू के अंदर डिस्कशन कर रखा है और इवन 2 बार कर रखा है, हमने कल भी किया था संडे में। तो कोई बात नहीं, आज फिर से एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। देखो होता क्या है ना, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर रिपीट हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यानी कोई सवाल आएगा आगे तो आप उसको आराम से हिला पाओगे। तो टाइटेनोसॉरस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाइटेनोसॉरस जो डायनासोर थे वो इस प्रकार के नज़र आते थे।
जिनकी गर्दन बहुत लंबी हुआ करती थी, साथ ही साथ में जो पूंछ है वो भी बहुत लंबी हुआ करती थी, पैर वगैरह आप देख पा रहे होंगे। मतलब एक ह्यूज साइज का डायनासोर है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटेनोसॉरस। बिल्कुल इस कैटेगरी का यहाँ पर ये नजर आता है। इस कदर यहाँ पर लंबी गर्दन हुआ करती थी टाइटेनोसॉरस की। तो हुआ क्या, मैंने आपको बताया था हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर जो नर्मदा वैली है वहाँ पर इन टाइटेनोसॉरस के लगभग 256 नए अंडे डिस्कवर करे गए, कुछ अंडे मिले हैं। उन अंडों का पिक्चर आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। अब इन अंडों के ऊपर रिसर्च की जा रही है। इन अंडों के अंदर कुछ खास बात नज़र आ रही है। खास बात यहाँ पर क्या नज़र आ रही है कि कुछ अंडों के अंदर अंडा है, अंडे के अंदर अंडा है, यानी कि मल्टी शेल्स वाले अंडे नज़र आ रहे हैं जो कि आज से पहले हमने कहीं पर भी नहीं देखे हैं। तो इसको रिसर्च करके हमें काफ़ी कुछ जानकारी लग सकती है। इवन जो इसका ऊपर का छिलका होगा ना अंडे का, इसकी हम रिसर्च करेंगे और जाँच पड़ताल करके ये पता लगा सकते हैं कि जो टाइटेनोसॉरस थे क्या क्या खाया करते थे, कितना कितना खाया करते थे, क्योंकि उसी से ये अंडा बना होगा जो भी उन्होंने खाया पिया है। तो इसके ऊपर रिसर्च करके ढेर सारी चीज़ें हम लोग को पता लगने वाली हैं। तो ये जो डिस्कवरी है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बताई जा रही है टाइटेनोसॉरस के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं। अब दूसरा टाइटेनोसॉरस के बारे में कुछ की फैक्ट्स हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। ये जो डायनासोर है ना टाइटेनोसॉरस, ये सॉरोपॉड ग्रुप को बिलोंग करता है, सॉरोपॉड ग्रुप को। सॉरोपॉड ग्रुप वाले डायनासोर भी इसी प्रकार से हुआ करते थे, लंबे गर्दन वाले, ठीक है ना। और खासकर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत बड़े साइज़ के ये सॉरोपॉड ग्रुप वाले जो डायनासोर थे बहुत बड़े साइज़ के हुआ करते थे। प्लांट ईटिंग थे, यानी कि पेड़ पौधे खाने पसंद थे, शाकाहारी यहाँ पर डायनासोर थे। लंबी गर्दन है और लंबी पूँछ है। और इस प्रकार के डायनासोर पहले भी इंडिया के अंदर में इनकी हड्डियां कई बार इधर उधर से डिस्कवर की गई हैं अलग अलग एरिया से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये लगभग आज से कई साल पहले, कई मिलियन साल पहले, लगभग 140-45 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग किया करते थे। जब आप लोग यहाँ पर जियोलॉजिकल साइकिल देखते हो तो उसमें अलग अलग टाइम पीरियड को बांटा गया है, जैसे कि पेलोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक, यानी कि अर्थ कब बनी थी, अर्थ का इवोल्यूशन होता आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद इस प्रकार से नए नए एरास चलते चले गए, बहुत सारे जानवर आए खत्म होते चले गए, आए खत्म हो गए, आए खत्म हो गए। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डायनासोर की, तो डायनासोर का जो एरा था ना वो था मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा के अंदर भी 3 टाइम पीरियड थे, एक था ट्राइसिक, एक है जुरासिक और एक है क्रिटेशियस। जुरासिक पार्क के बारे में आपने पिक्चर भी सुनी होगी। तो क्रिटेशियस पीरियड के समय पर भी डायनासोर थे लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो लगभग आज से 140-45 साल पहले की, यहाँ पर 140-45 साल नहीं 140 मिलियन साल पहले की बात की जा रही है। क्रिटेशियस पीरियड से बिलोंग करा करते थे टाइटेनोसॉरस, या फिर और ये टाइटेनोसॉरस सॉरोपॉड ग्रुप को बिलोंग किया करते थे। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, अब आप किसी को भी समझा दोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर पाओगे। बात की जा रही है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। केन और बेतवा 2 नदियों के नाम हैं, दोनों नदियों को जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है। यह मैटर बहुत लंबे समय से अटका पड़ा है, बहुत समय हो चुका है, इसको मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बहुत सालों से, अभी तक यहाँ पर जो मैटर है अटका पड़ा हुआ है। तो हाल ही में क्या होता है कि जो स्टीयरिंग कमेटी है, जो ये कमेटी बनाई गई थी ना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए, इसकी तीसरी मीटिंग होती है और तीसरी मीटिंग की जाती है जो सेक्रेटरी होता है ना उनकी चेयरमैनशिप के अंदर में। ठीक है ना, तो ये तीसरी मीटिंग होती है, सोल्यूशन कोई निकला नहीं है, बस खाली तीसरी मीटिंग हुई है। इस वजह से यहाँ पर केन बेतवा लिंक चर्चा में आ चुका है एक बार फिर से। तो आपको समझना होगा आखिरकार केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या। देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे पागल हो क्या, ऐसे 2 नदियाँ क्यों जोड़ रहे हैं फालतू में। 2 नदियों को जोड़ने का एक रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह, सपोज एक नदी यह है और दूसरी नदी यहाँ पर यह है। अब आप कहोगे इसको क्यों जोड़ रहे हो, जोड़ने का पर्पज़ यहाँ पर यह है ना, इस वाली नदी में तो पानी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब सरप्लस है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। इस वाली नदी के अंदर पानी सूख गया है, यहाँ पे नदी ड्राई हो चुकी है। तो इस एरिया में जो रह रहे लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं पानी से अकाल पड़ने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना। यहाँ पर कृषि हो पा रही है, एरिया पूरी तरह से सूखा पड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। तो क्या है कि भैया यहाँ पे सरप्लस पानी है, तो जो आपके पास में एक्स्ट्रा पानी, यानी कि आपने जब यहाँ पर पूरे एरिया में इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद जो आपके पास से पानी बचा वो पानी आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो इस वाली नदी को। कहोगे अरे बाप रे, हाँ ऐसे ही, इसी को हम लोग बोलते हैं जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होता है। तो कहेंगे कैसे जोड़ेंगे, मतलब ये नदी दूर है, ये नदी इतनी दूर है, तो कैसे जोड़ेंगे। इनके बीच में एक नाला सा बना दिया जाएगा, एक लंबा सा कैनाल बना दिया जाएगा और उस नाले एक कैनाल के माध्यम से यहाँ पर क्या होगा, इस नदी का पानी इस वाली नदी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब ऐसा किसी भी 2 नदियों के साथ हो सकता है। इंडिया में कई बार ऐसे लिंक प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर में, उसमें से एक प्रोजेक्ट है केन बेतवा। तो मतलब केन बेतवा तो 2 नदियां हैं
और अब यहाँ पे पता ये करना है कि कौन सी नदी से पानी कौन सी नदी में भेजने की बात की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पे लोग कंफ्यूज होंगे और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो एक्सेस पानी यानी कुछ ज़्यादा पानी है केन नदी के अंदर में, केन नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसको बेतवा नदी के अंदर भेजने की चर्चा की जा रही है, क्योंकि बेतवा नदी के पास वाला जो रीजन है वो सूखा पड़ चुका है। मकसद यही है कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, ये अभी के समय पर सूखा पड़ चुका है और वहीं पर बेतवा नदी है। तो बेतवा नदी के अंदर जब पानी आएगा, केन नदी से खींचकर हम बेतवा नदी में लेकर आएंगे, तो इससे जो भी यहाँ पर सूखे पड़े हुए एरियाज़ हैं उनको हम लोग यहाँ पर हरा भरा कर सकेंगे। अब आप कहोगे ये हो कहाँ पर रहा है? ये है मध्य प्रदेश और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के बीच में। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का यहाँ पर यह अग्रीमेंट है, ध्यान रखना। और इसको कौन लागू कर रहा है? इसको लागू करने के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए हमने एक अलग से बॉडी बना दी है। ध्यान रखना, जो ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि हम लोगों ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर में लेकर चलाया था, वैसे इसको लागू करने के लिए एक अलग से अथॉरिटी, एक अलग से यहाँ पर बॉडी बना दी गई है। ध्यान रखना इसके बारे में। और तो यहाँ पर जो केन नदी दिख रही है ना और इधर बेतवा नदी दिख रही है, इनके बीच में इस प्रकार से नाला, इस प्रकार से एक कैनाल बना दिया जाएगा। और ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ना, जो कि अभी के समय पर सूखा पड़ा है, इसको यहाँ पर पूरी तरह से पानी मिल जाएगा जब हम लोग एक नदी से दूसरी नदी में पानी को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, तो केन रिवर से बेतवा रिवर के अंदर में जो ये पानी है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस पर्टिकुलर रीजन में हम लोग को प्रॉपरली पानी मिल सकता है। आगे आते हैं इसके बाद और क्या बातें थी। और मैंने आपको बताया कि इसको लागू करने के लिए एक अलग से स्पेशल व्हीकल, एक अलग से यहाँ पर बॉडी बना दी गई है, जिसको हम लोग केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको बना दिया जाएगा, यही बॉडी यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना, नीरा के बारे में आपने सुना होगा। नीरा मतलब है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। ठीक है ना, इसके पास में पावर है कि यह अलग से बॉडी बना सके। यानी कि मान लो दो नदियों को जोड़ने के लिए लेकर झगड़ा चल रहा है, अब इसको लेकर एक अलग से बॉडी बनाने के पास में पावर किसके पास में है? नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। नाम से पता चल रहा है कि रिवर्स जोड़ने के लिए ये एक मेजर काम करती है। तो इसके पास में सारी पावर है कि अलग से स्पेशल व्हीकल यानी अलग से बॉडी बना सकता है किसी भी एरिया के प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट दो नदियों को जोड़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे। यहाँ पर बात की जा रही है AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो हेलीकॉप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है वही है। न्यूज़ यहाँ पर क्या निकल कर आई है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, हम अब इंडियन आर्मी के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स को परचेज़ कर रहे हैं। तो जो पहला अपाची हेलीकॉप्टर है ये हमारी आर्मी को डिलीवर किया जाएगा फरवरी 2024 में, यानी अगले साल फरवरी में हम यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर्स को अपनी आर्मी को सौंपने वाले हैं। ठीक है ना, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इस वजह से यहाँ पर ये अपाची हेलीकॉप्टर चर्चा में आया क्योंकि हमने यूएसए के साथ में अग्रीमेंट किया है। आओ समझते हैं आखिरकार ये AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर है क्या। ये दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अपाची क्या है और ऑप्शन में नाम दे दिए जाए अलग अलग, तो ध्यान रखना मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कौन से देश में इसको बनाया गया है? इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है यूनाइटेड स्टेट्स। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको बोइंग कंपनी ने बनाया है। अभी मैं बोइंग कंपनी के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें बताऊंगा। इसको हम लोग अपाची गार्जियन के नाम से भी जानते हैं। ये AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर जो है ना, ये हमारे AH-64 का एक लेटेस्ट वर्जन है। यानी कि एक अपाची हेलीकॉप्टर तो अमेरिका यूज़ कर रहा है, अमेरिका की आर्मी यूज़ कर रही है, उसी का लेटेस्ट वर्जन है जो कि हम लोग अभी परचेज़ कर रहे हैं। अब इंडिया के अलावा और कोई देश है जो कि परचेज़ कर रहा है? बिल्कुल, इंडिया के अलावा इजिप्ट है, ग्रीस, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, कुवैत, नीदरलैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, UAE, UK, ये सारी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि अदर परचेज़र की कैटेगरी में रखी गई हैं। फीचर्स की बात करें यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। देखो, इसको डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल एक बेहतरीन मैनर में। एक इसका आर्किटेक्चर काफ़ी मजबूत है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है, काफ़ी सारे हथियार यानी वेपन सिस्टम लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप कह सकते हो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंफ्रारेड लेज़र का इस्तेमाल किया गया है। मतलब चाहे कितना ही अंधेरा हो, बिल्कुल रात हो रहा हो, वहाँ पर भी क्लियरली देख पाएगा और उस रात में भी यहाँ पर आराम से अटैक कर पाएगा, अपने टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है ये अपाची हेलीकॉप्टर। अब अपाची की बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के पर्पस से। तो जो इंडियन एयरफोर्स आपको देखने को मिलती है, इंडियन एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी अपाची हेलीकॉप्टर हैं। हम लोगों ने एक अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर लिया था। नाउ अब जो अग्रीमेंट साइन किया गया है हमारी इंडियन आर्मी के लिए साइन किया गया है। ठीक है ना, बात ध्यान रखनी है। अब इस अपाची हेलीकॉप्टर को बनाने वाली कंपनी कौन है? बोइंग। थोड़ा सा बोइंग के बारे में बात करते हैं। स्पेशली वो कंपनी है TBL यानी टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, यानी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, क्योंकि नाम से पता चला टाटा बोइंग यानी कि टाटा कंपनी भी है इसके अंदर, टाटा के साथ साथ यहाँ पर बोइंग का इन्वॉल्वमेंट भी है। ये हमारे देश की पहली इक्विटी जॉइंट वेंचर देखने को मिलती है।
और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है कहाँ पे स्थित है, ये हैदराबाद के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, जो इंडिया के अंदर स्पेशल बॉडी है, दोनों की जॉइंट वेंचर जो है ना वो हैदराबाद में है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो ये लोग अकेले ही प्रोड्यूसर हैं जो कि AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर्स को बनाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे लोग अपाची हेलीकॉप्टर्स को नहीं बना रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल को GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाओगे। यहाँ पर बात की जा रही है चामुंडी हिल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सवाल आपसे बन सकता है। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि देखो हाल ही में ना चामुंडी जो हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, चामुंडेश्वरी टेम्पल देखने को मिलेगा। तो हुआ यहाँ पर यह है कि कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह करने की चर्चा की जा रही थी, कुछ यहाँ पर विकास करने की चर्चा की जा रही थी। तो उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई। तो पहले क्लियरेंस मांगा है कि देखो पहले आप क्लियरेंस दिखाओगे, आप एक क्लियरेंस दोगे, उसके बाद ही यहाँ पर आपको हम विकास करने देंगे। ठीक है ना, ये सारा काम हो रहा है प्रसाद स्कीम के तहत, यानी कि पिलग्रिमेज रेजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव के अंदर में। तो ये प्रसाद स्कीम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरा चामुंडी हिल्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, खासकर क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशन में यही सवाल बनना है अगर आया तो चामुंडी हिल्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो चामुंडी हिल्स है कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका के मैसूर के अंदर में। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर है, जो एवरेज एलिवेशन है लगभग यहाँ पर 1060 मीटर्स की ऊंचाई पर देखने को मिलता है। फेमस श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल यानी ये वाला मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो कि चामुंडेश्वरी देवी को डेडिकेट किया गया है। ठीक है ना, ये टेम्पल बिल्कुल चामुंडेश्वरी हिल जो ये चामुंडी पहाड़ी है ना, बिल्कुल टॉप पर आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा, बिल्कुल टॉप पर इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, एक बताया जाता है कि इस हिल पर बहुत पुराना मंदिर, मतलब इस हिल पर, इस पहाड़ी पर सबसे पुराना मंदिर आपको ये देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पर इस मंदिर की खूबसूरती देख पा रहे होंगे। दूसरा यहाँ पर ये जो हिल्स है ना, इनके बारे में चर्चा, इन पहाड़ियों के बारे में चर्चा एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर भी की गई है। खासकर जो स्कंद पुराण है वहाँ पर भी इस हिल के बारे में, इस पहाड़ी के बारे में चर्चा की गई है जहाँ पर ये टेम्पल बना हुआ है। तो श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल के बारे में आपने समझा, चामुंडेश्वरी यानी कि चामुंडी देवी को यहाँ पर यह टेम्पल डेडिकेट किया गया है। और इस टेम्पल पे आपको जाना पड़ता है, लगभग 1000 स्टेप्स चढ़कर यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। और इस टेम्पल को द्रविडियन स्टाइल के अंदर बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ये टेम्पल द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की उसमें बना हुआ है। ठीक है ना, तो द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है। अब द्रविडियन स्टाइल क्या होता है और मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर चामुंडेश्वरी टेम्पल को देखोगे तो इस प्रकार से वो मंदिर आपको देखने को मिलेगा पूरा। अब द्रविडियन स्टाइल की बात करें तो द्रविडियन स्टाइल में मंदिर कुछ इस प्रकार से बना करते हैं, यानी कि एक इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे, बीच में ये बन जाएगा है ना, यहाँ पर गर्भगृह होगा, यानी कि मेन जो देवता या देवी देवता होते हैं, जो मेन जो होते हैं वो यहाँ पर बैठाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से ऊपर शिखर नज़र आता है, यहाँ पर जो शिखर नज़र आएगा है ना। और ये जो बाकी हिस्सा इसको हम लोग विमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं। और इसके आगे जो एरिया ये मंडप है, यहाँ पर आप देख पा रहे मंडप बनाया गया है। और बिल्कुल गेट पर यानी दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर गोपुरम देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये गोपुरम बनाए गए। तो यही है द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ध्यान रखना, द्रविडियन स्टाइल में इस प्रकार से मंदिर बना करा करते थे। ठीक है, तो ये चामुंडी टेम्पल भी इसी प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया गोपुरम है, गोपुरम वगैरह क्या है वो आपको यहाँ पर पता चल चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात, प्रसाद स्कीम के अंदर ये सारा काम किया गया है। तो प्रसाद स्कीम क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रसाद की फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो हमारी सरकार ने जो प्रसाद स्कीम है ना, इसको जो लॉन्च किया था, इसको लेकर आए थे 2014-15 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार के सारे, मतलब केंद्र सरकार का ही सारा का सारा मेन खर्चा यहाँ पर रहता है। केंद्र सरकार के सपोर्ट की वजह से यहाँ पर जो स्कीम है पूरी तरह से रन करती है। इस स्कीम का मेजर फोकस होता है जो भी यहाँ पर हमारे तीर्थ स्थल हैं उन सभी एरियाज़ को यहाँ पर डेवलप किया जा सके, वहाँ पर थोड़ा और विकास किया जा सके, टूरिज़्म को वहाँ पर प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो ये प्रसाद स्कीम का मकसद हो गया। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। एक बॉडी काफ़ी चर्चा में है और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है सिलेबस के अंदर यूपीएससी ऑलरेडी दे चुका है आर्टिकल के अंदर, मतलब सिलेबस के अंदर, कि भैया आपको इन बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आईईए आपके लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है। आओ समझना आखिरकार चर्चा क्यों हो रही है। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इस बॉडी ने भारत को इन्वाइट किया है। और यहाँ पे बोला यह है कि देखो इंडिया जो है ना, दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है जो कि एनर्जी का कंजम्पशन करता है। मतलब जो भी एनर्जी, पेट्रोलियम वगैरह, इनकी हम लोग कंजम्पशन करते हैं, उस कैटेगरी में 3rd नंबर पर आ रहे हैं। तो हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, और हम लोग को यहाँ पर इसका मेंबर बन जाना चाहिए। तो अभी हम मेंबर नहीं है क्या, नहीं, हम इसके एसोसिएटेड मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को इन्वाइट किया कि भारत इसका एक मेंबर बन जाए, लेकिन इसका मेंबर बनने के लिए एक शर्त होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर मेंबर बनना है ना, तो हमें यानी इंडिया को 90 दिन का ऑयल रिजर्व रखना होगा। यानी जो हमारे तेल के भंडार है ना, उनमें इतना तेल हो कि अगर हम बाहर से तेल ना मंगाएं तो 90 दिन तक वो तेल चल सके। तो 90 दिन का जो भंडार है हमारे पास में ऑलरेडी होना चाहिए। ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए, जो कि रिक्वायरमेंट भारत अभी पूरी नहीं करता है। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पर अभी इसका मेंबर बन भी नहीं सकते। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आप समझते हैं। ये पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जितने भी मेंबर्स इस बॉडी में हैं उनकी सरकारें आपस में मिलकर काम करने का जो है कैपेबिलिटी वो रखती हैं। दूसरा, इसका काम है यहाँ पर कि जो मेजर इकोनॉमीज़ है, मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनको यहाँ पर एडवाइस करने का यहाँ पर मेन काम करता है, सपोर्ट करता है एनर्जी के मामले में। दूसरा, इस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया था एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है ना, OECD, इसी के साथ में मिलकर, इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके यहाँ पर इसको बनाया गया 1974 में। क्योंकि 1973 में पूरी तरह से तेल को लेकर बवाल हो गया था, क्राइसिस आ गए थे। उसके बाद 1974 में हम लोगों ने यहाँ पर इस बॉडी को बनाया। ठीक है, इस बॉडी को हम लोग पता है ज़्यादा क्यों जानते हैं, क्योंकि आपने एक रिपोर्ट के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये हर साल पब्लिश होती है, हम डिस्कस भी करते हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो रिपोर्ट है ना, वो हर साल कौन लेकर आता है? वो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लेकर आता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर में टोटल 30 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, है ना। इसके अंदर 8 एसोसिएशन कंट्रीज़ भी हैं। तो इन एसोसिएशन कंट्रीज़ में भारत भी है। मार्च 2017 में इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बन गया था, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इसके जो परमानेंट मेंबर है वो नहीं है। इंडिया के पास में जो ऑयल रिजर्व आज के समय पर वो लगभग 9.5 डेज़ का है ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। तो ऑयल रिजर्व हमारे पास में है भी नहीं, और हम लोग आप कह सकते हो कि अभी यहाँ पर इसके एक एसोसिएट मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है। तो आपसे ऐसा सवाल भी बन सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे रेलिवेंट आर्टिकल्स। आई होप आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सुन लिया है। अब समय आता है हमारे टेस्टिंग करने का। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से सुने हैं, जितना भी आर्टिकल का डिस्कशन किया है, अब उसका टेस्ट होगा। टेस्ट करने के बाद में अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाना। काफ़ी लोग स्कोर लिख कर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। स्कोर लिख कर जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। पहले तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लाइन से बताता हुए चलूँगा, आप उनके आंसर्स बताते हुए चलना अपने मन में, और लाइव चैट में लिखते चलना। जो लाइव चैट चल रही है, कमेंट जो नीचे है वहाँ पे लिखते हुए चलना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वीडियो के अंत में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ बता दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज का प्रीलिम्स रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ AH-64E अपाची। AH-64E अपाची ये है, ये जो नाम है ना, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। बताओ आखिरकार ये क्या है। ऑप्शन ए, एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑप्शन बी, एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ऑप्शन सी, एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर। या फिर ऑप्शन डी, एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर। बताओ इसका सही उत्तर क्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बात करता है चामुंडी हिल्स के बारे में। जो चामुंडी हिल्स हैं ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। मतलब यूपीएससी ऐसा ही हिल को लेकर ऐसे या फिर ऐसा कई सारी प्लेसेस को लेकर डायरेक्टली सवाल बनता है। मतलब उसी पैटर्न में सवाल तैयार किए गए हैं। बस आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस खाली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है रोजाना के बेसिस पर जो कि आपको दिए जा रहे हैं। तो चामुंडी हिल्स हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। बताओ कौन से राज्य में देखने को मिलता है। झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर बिहार। बताओ सही उत्तर क्या है। गलत बिल्कुल मत करना क्योंकि आपको मैंने बताया था। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में हमने पढ़ा। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर काम करती हैं। ये बॉडी यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है। दूसरा, इंडिया जो है इस IEA का फुल टाइम मेंबर है। 2017 में हम लोग इसके फुल टाइम मेंबर बन गए थे। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस नेशनल पार्क के रेफरेंस में अगेन आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो नेशनल पार्क है ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टैलेग्माइट्स के लिए। यहाँ पर स्टैलेग्माइट्स देखने को मिलते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ये चीज़ मैंने। तो क्या ऐसे है। दूसरा, यहाँ पर जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है वो इस पार्क में, इस नेशनल पार्क में स्थित आपको देखने को मिलेगा। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो INSTC के रेफरेंस में आपको अगेन 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसको लेकर आया गया था
एक यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस चल रहा था साल 2000 में, तब हमने इस कॉन्सेप्ट को रखा था। दूसरा, ये जो कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर में केवल और केवल समुद्र का ही रास्ता है, यानी कि ये कॉरिडोर एनकैम्पेसेस ओनली सी रूट, केवल समुद्र का रास्ता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है रेड बिल्ड क्वेलिया के बारे में। तो जो रेड बिल्ड क्वेलिया है, इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इस बर्ड को हम लोग फेदर्ड लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इस बर्ड को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सरल क्वेश्चन, इसका आंसर देना। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है टाइटोनोसॉरस के बारे में। तो टाइटोनोसॉरस के रेफरेंस में आपको अगेन दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, टाइटोनोसॉरस जो है ना, ये डायनासोर सॉरोपॉड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ये बहुत बड़े साइज के डायनासोर होते हैं और ये प्लांट ईटिंग होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे खाने का काम करते हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो फटाफट इसका आंसर भी आपको देना है। अगला क्वेश्चन केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के रेफरेंस में आपको अगेन दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो है एक्सेस पानी, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी है बेतवा के अंदर में, इसको ट्रांसफ़र करना केन नदी के अंदर में। दूसरा, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था नीति आयोग के थ्रू। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। आगे आते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बस यही थे आज के हमारे सारे के सारे प्रश्न। अब मैं आपको सारे के सारे आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग बताना आपका स्कोर कितना आया है। तो आखिरी क्वेश्चन से हम लोग आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन का जो आंसर हमने देखा है वो क्या है, समझते हैं। केन बेतवा रिवर लिंक के बारे में आपने समझा। अब काफ़ी सारे लोगों ने ना जो स्टेटमेंट 1 है वो सही समझा होगा इसका, है ना, जबकि स्टेटमेंट 1 गलत है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज़ क्या है? इसका मकसद है जो एक्सेस पानी है वो बेतवा नदी से केन नदी में नहीं, केन नदी से बेतवा नदी में भेजने का है। ठीक है ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो एक्सेस वाटर को भेजा जा रहा है केन नदी से बेतवा नदी के अंदर में। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया गलत। अगर आपने कान खोल के सुना होगा तो इसको सही कर दिया होगा। बताओ किस किसने सही किया है वाला? दूसरा, इसको इंप्लीमेंट किया गया नीति आयोग के थ्रू, ये भी गलत है। नीति आयोग ने इंप्लीमेंट नहीं किया है, मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम लोगों ने इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के लिए एक अलग से बॉडी बनाई है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 नर 2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टाइटोनोसॉरस को लेकर कोई सवाल पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट, टाइटोनोसॉरस बिलोंग करते हैं सॉरोपॉड ग्रुप को। सही बात है, मैंने आपको बताया था सॉरोपॉड बड़ी साइज का डायनासोर है, लंबी गर्दन है, लंबी पूंछ है, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, टाइटोनोसॉरस यहाँ पर ह्यूमंगस हैं, बड़े साइज के हैं, प्लांट ईटिंग लिजर्ड है, यानी कि प्लांट को खाने का काम करते हैं। वो तो आप इस पिक्चर से समझ गए होंगे किस प्रकार से प्लांट वगैरह खा रहे हैं ये। तो वैसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। आगे आते हैं। फिर रेड बिल्ड क्वेलिया के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला, इसको हम फेदर्ड लोकस्ट के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, IUCN रेड लिस्ट के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है, ये गलत है। मैंने आपको बताया था कीनिया लगातार इन बर्ड्स को मारने का काम कर रहा है और इनको IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर बात की गई है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। जो ये INSTC है, इसको लेकर अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस के दौरान लेकर आया गया था, यानी एक मीटिंग चल रही थी ट्रांसपोर्ट को लेकर साल 2000 में, तब इस कॉन्सेप्ट को रखा गया था। सही बात है। और इस एग्रीमेंट को लेकर आए थे इंडिया, ईरान और रशिया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो कॉरिडोर है इसके अंदर केवल और केवल समुद्र का रास्ता है। क्या ये सही बात है? नहीं। अभी मैंने आपको बोला था ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, यानी समुद्र का रास्ता, रोड का रास्ता, रेलवे का रास्ता भी देखने को मिलता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन यानी स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही है, 1 ओनली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर बात आती है खंगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में। तो इसको लेकर जो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको स्टैलेग्माइट के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट बहुत कम जगह पर नजर आते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया सही, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी। दूसरा स्टेटमेंट, जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है वो भी यहाँ पर नेशनल पार्क में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आता है। फिर बात की गई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेकर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए।
पहला स्टेटमेंट, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है। बिल्कुल गलत बात, यूनाइटेड नेशन के अंडर में नहीं, ये काम करता है OECD के अंदर में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, इंडिया इसका फुल मेंबर बना था 2017 में। सर ये भी गलत है, इंडिया इसका फुल मेंबर है ही नहीं, इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर हमने बात की थी चामुंडी हिल्स के बारे में। तो चामुंडी हिल्स रिसेंटली न्यूज़ में है, कौन से राज्य में? तो यहाँ पर कर्नाटक के अंदर मैंने बताया था, खासकर मैसूर के अंदर जो चामुंडी हिल्स है वहाँ पर बिल्कुल टॉप पर यह मंदिर स्थित है। आगे आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया किसके बारे में? अपाची के बारे में। तो AH-64E अपाची रिसेंटली न्यूज़ में है। ये क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यानी कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि लड़ने में बड़ी सहायता देता है। इसके अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग तरीके से हम इस हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे हथियार इस वेपन्स के अंदर इस हेलीकॉप्टर में लगाए गए। ठीक है, तो आई होप आपको गाइस क्लैरिटी मिल चुकी होगी और ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी आप लोग बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने आंसर सही हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में इसको लिखना बिल्कुल ना भूलना, अपना स्कोर ज़रूर से लिख कर जाना है और ये लिख कर जाना आपने कहाँ कहाँ पर मतलब कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, उसके पीछे का रीज़न क्या था। आप कंफ्यूज हो गए थे स्टेटमेंट को लेकर, क्या क्या गलती हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे तुक्का लगाने की कोशिश की थी आपने, इसको सुना नहीं था, स्किप कर दिया था, क्या रीज़न है वो रीज़न भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है और अगले दिन इसका सुधार करना है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।